हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 बच्चों। आज हम आपकी एसएसटी में सिविक्स का चैप्टर 7 रीड करेंगे। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर 7 है आपका नगर प्रशासन। नगर प्रशासन यानी कि इसमें देखते हैं कि नगर का प्रशासन कैसा होता है। ठीक है, इस बारे में हम इसमें बात करेंगे। चैप्टर 6 में हमने बच्चों गांव का प्रशासन यानी ग्रामीण प्रशासन पढ़ा था। अब इसमें नगर प्रशासन पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती हैं। यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं। अस्पताल होते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं। यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है? कौन सी संस्था इन सब के लिए जिम्मेदार होती है? कैसे निर्णय लिए जाते हैं? कैसे योजनाएं बनाई जाती है? कौन कौन लोग हैं जो यह सारा काम करते हैं? आइए उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक तस्वीर दिखाई गई है। ठीक है, इसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इस तस्वीर में क्या बताया गया है, देखो पढ़ते हैं स्टोरी की तरह है इसमें। इतवार की सुबह, इतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी जब माला और उसके साथ शंकर जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और वह रेहाना आउट होते होते बची थी। रेहाना के आउट न होने शंकर हताश हो रहा था, इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह को कैच आउट हो जाएगी एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। हुआ उल्टा ही। रेहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना चिल्लाई, अरे यह मैंने क्या कर दिया? तो शंकर तपाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे। अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वो उस बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, जिसको बदलने के लिए अपने जेब खर्च में से पैसे देने पड़े थे। क्या अब दोबारा जेब खर्च में से पैसे देने पड़ेंगे? और ये कैसे पैसे देंगे? और ये पैसे देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? माला का घर सबसे पास था। चारों भागकर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं, बस यही मालूम था कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने सुझाया, यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई है, यानी रिटायरमेंट हुआ है उनका। आओ उनसे पूछ लो और माला तुम जल्दी वापस जाओ। उनसे पूछ लो और माला तुम जल्दी घर वापस आना। यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला वे एक साथ पूरे किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े ज़ोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसे दे सकते हो। एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। ये सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों में बाजारों की सफाई का काम करती है। माला बोली, हाँ हाँ, मैं नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां न फैलें। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। शहर में दवाखानों और अस्पताल चलवाता है। यह बाग बगीचों का रखरखाव भी करता है। उन्होंने आगे जोड़ा, हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं, यानी बड़ी जगह जो बड़े शहर होते हैं, अभी क्या कहा जाता है, जो नगर का प्रशासन यानी कि देख रेख करता है उसको नगर निगम, और छोटे कस्बों में नगर पालिका। ठीक है। निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम के काम करती थी तो क्या ऐसे मज़ेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो नगर निगम के लेखा विभाग अकाउंटेंट में थी, यानी कि अकाउंटेंट का काम करती थी। बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियाँ बनाती थी। चूँकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए भी बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूहों द्वारा लिए जाते हैं।
कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती है। उदाहरण स्वरूप एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है, या किसी भीड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप साफ करना है, या फिर शहर के मुख्य नालों की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। इसके बाद है, जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाएं तो स्थानीय पार्षद विभाग बिजली कर्म अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। पार्षद क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। और आयुक्त और जो प्रशासनिक आयुक्त हैं, जो कमिश्नर और प्रशासनिक जो कर्मचारी होते हैं, उनकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है। तो नगर निगम में ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं? रेहाना ने पूछा। वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती। बच्चों के सवाल से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रस्ताव करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सकें। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवाल ने उन्हें एक अपने अनुभव बांटने का मौका दिया था। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने का विभाग, उद्यानों को देखभाल करने का विभाग इत्यादि। मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी, उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब काम करती थी। खाला बड़े इत्मीनान से बात कर रही थी। बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चल पड़ी। जहांगीर रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए, फिर ऊंची आवाज में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है जाता कहाँ है? बाकी बच्चे भी कबाब खा ही रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया, इस सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार है। जैसा कि तुम जानते हो, कचरा लगभग हर गली में फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैलाता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया नहीं जाता तो मक्खियाँ भिनभिनाती हैं और आसपास कुत्तों चूहों का जमावड़ा हो जाता है और इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। एक और बुरी बात यह भी थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को यही डरता रहता था कि कहीं गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार ना पड़ जाए। लोगों का विरोध। यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्लों की औरतें इन सबसे बड़ी नाराज़ थी। वे सलाह लेने के मेरे पास भी आई। मैंने उनसे कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर बात नहीं कर सकती थी कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है, उनके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तभी पार्षद घर के बाहर निकले और उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने मोहल्ले की खराब हालत बयान की। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा। अर्जी यह थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया, कल आयुक्त से मिलते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फ़ायदा होगा कि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी खराब है। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते हैं ताकि अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों के लोगों के दस्तखत लिए जा सकें। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गई। आयुक्त पूरे समूह से मिले पर वे बहाना बनाने लगे। नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। गंगाबाई ने तपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं।
जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया होगा, और नहीं तो क्या। उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया, गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रेहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीज़ों का अधूरा नहीं छोड़ती। 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वह तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी है। यह तो बिल्कुल बम्बैया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ, माला ने कहा। वे अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। सभी बच्चों को गंगाबाई कहानी सुनकर बहुत मजा आया। उन्हें इसका आभास तो था ही कि मोहल्ले में गंगाबाई ने खासी इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया था। बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहाना ने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल और है। घर पर जो भी कूड़ेदान है वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? खाला हंसने लगी, बोली, अरे नहीं नहीं, यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक, कांच जैसी न गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। बच्चे ने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए दूसरे को देखा और वापस अपने अपने घर की तरफ दौड़ पड़े। ठीक है, हमने चैप्टर रीड किया बच्चों। इस चैप्टर में आपका एक ये टॉपिक ये वाला छूट गया है कि नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है। तो इतने सारे काम करने के लिए नगर निगम जो होता है उसको पैसा कहाँ से, अलग अलग तरीके से मिलता है। किस तरीके से? इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए टैक्स से आता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना, हाउस टैक्स जो भरते हैं। साथ ही पानी और अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से 20 से 25% पैसा ही आता है। शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाएगा, टिकट पर ध्यान से दिखेगा, हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा सामान्य तरह कर अधिक देता है। ठीक है, इसके बाद आपका था खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद से क्या क्या बदला है। यास्मीन खाला ने बच्चों को जो भी नहीं बताया वह है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। इसको निजीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? निजीकरण। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वे काम निजी कंपनियां करती हैं। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने उठाने काम पर लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। उन मजदूरों को नौकरी अस्थायी होती है। कचरा उठाने का काम काफ़ी खतरनाक भी होता है। अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते हैं। अगर काम करते हुए घायल हो जाएं तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। ठीक है, इसके बाद आपका एक ये टॉपिक रह गया है जो 1994 में बच्चों सूरत में भयंकर प्लेग हुआ था उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है कि 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक है। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नाली या सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारी कूड़ा उठाने और ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही, जिसकी स्थिति और बदतर हो गई। और प्लेग जो है वो हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाता है उनको दूसरे से अलग रखा जाता है। ठीक है, तो जो आया समझ आपको चैप्टर रीड किया, आपको दोबारा से चैप्टर रीड करना है। उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी। वो सभी बच्चों को आपका नया चैप्टर रीड का रिवीजन कोई नहीं हो रही है। ठीक है, इसलिए आपको अपनी कॉपी में सभी बच्चों को लिखना है। ठीक है, और याद करना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।